भूकंप भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप में तीन तरह के कंपन होते हैं। कितने तरह के कंपन होते हैं? 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला है प्राथमिक अथवा पी तरंगे होती हैं। तो पहले होता है पी वेव। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजरती है। तो जो पी होता है वो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। इसकी जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। तो पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया जो मार्ग होता है वो नतोदर होता है। यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो ये जो होता है पी तरंगें होती हैं, ये ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। तो ये जो पी वेव होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। जो पी वेव होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और ये प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजरती हैं। अर्थ है इसके प्रत्येक माध्यम से होकर के ये गुजरती हैं और ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये जो है जो प्राथमिक पी तरंगें होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। दूसरा है द्वितीय अथवा एस तरंगे। तो पहले पी है, फिर उसके बाद एस, PSL, PSL 3 तरंगे हैं। एस से होता है सेकेंडरी। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो जो पी होता है उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं और जो एस तरंगे होती हैं उसे अनुप्रस्थ ATH अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है। तो जो एस तरंगे होती हैं ये केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं और तरल माध्यम में ये लुप्त हो जाती हैं। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जो पी तरंगे होती हैं वो सभी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं और जो एस तरंगे होती हैं वो केवल ठोस में चलती हैं। पी तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं और एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। सतही अथवा एल तरंगे, सरफेस और एल वेव को सतही तरंग भी कहते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। कई बार इन्हें लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम है आर वेव, रे लाइट वेव। तो इसे लंबी जो लास्ट वाली है एल तरंगे, इसे सतही तरंग कहते हैं। सरफेस या लंबी या लव या रे लाइट वेव, ये सब जो है एल वेव का नाम है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में से गुजरती हैं। तो पी तरंगे और एल तरंगे दोनों जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं और ये जो है सरफेस पर केवल चलती हैं। एल तरंगे केवल सरफेस पर चलती हैं। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी तरंगे होती हैं? एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं।
भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे कई बार व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला है, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ता है। जो भूकंपीय तरंग का जो वेग होता है, जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ होते हैं उसमें से जब ये गुजरता है तो बढ़ता है, और कम घनत्व वाले पदार्थ से जब ये भूकंपीय तरंगें गुजरती हैं तो इनका वेग घट जाता है। ज़्यादा घनत्व वाले से जब इनका वेग गुजरता है तो ये इनका वेग बढ़ जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम होता है। तो केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर के गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती हैं। तो जो गौण तरंगें होती हैं वो द्रव से नहीं गुजरती हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास चलती हैं। तो एल तरंगें केवल धरातल के पास चलती हैं। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। तो विभिन्न माध्यमों से जब ये तरंगें गुजरती हैं तो ये परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। तो किस मार्ग पर यात्रा करती हैं? अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 1000 किलोमीटर की दूरी पर P तथा S तरंगें पहुंचती हैं। भूकंप केंद्र के धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय मार्ग कोर पर पहुंचने पर S तरंगें लुप्त हो जाती हैं। S तरंगें केवल सरफेस पर चलती हैं तो ये लुप्त हो ही जाएंगी। P तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। तो 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर पहुंचने के बाद फिर वहां से 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं। तो 11,000 से 5,000 किलोमीटर तक कोई तरंग नहीं पहुंचती है। इसीलिए जो इसे होते हैं इसे छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले P तरंगें पहुंचती हैं। तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो P तरंग जो है सबसे पहले पहुंचती है। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। तो जो भूकंप सागर के अंदर जो भूकंप आता है तो इन लहरों से जो वहाँ पे उत्पन्न जो लहरें होती हैं जापान में इसे सुनामी कहा जाता है। एक बात याद रखना है कि जब भूकंप आता है तो भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर जो स्थित बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और इस अधिकेंद्र पर इस एपिसेंटर या अधिकेंद्र पर सबसे पहले P तरंगें पहुंचती हैं। इस केंद्र पर एपिसेंटर सतह पर एपिसेंटर पर सबसे पहले अधिकेंद्र पर P तरंगें पहुंचती हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ इसके जो है 3 स्केल हैं, राशिफेरल स्केल और मर्केली और रिएक्टर 3 स्केल हैं जिसके द्वारा ये सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी होते हैं। राशिफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल।
राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल, ये तीन जो है, राशि फेरल, मर्केली और रिएक्टर, ये तीन स्केल हैं। फिर उसके बाद रिएक्टर स्केल क्या है, इसे देख लेते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह एक लवकणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्रता रखता है। तो रिएक्टर, इसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक जो अगली इकाई है वो पिछली इकाई की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्रता रखता है। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। तो इस स्केल पर 2.0 या 3.0 तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, जबकि 6.0 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की जो तीव्रता होती है इसका अर्थ होता है हल्का भूकंप, इसका अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है।